नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी का रास्ता पूर्वांचल से, और पंजाब की सियासत का रास्ता काशी से होकर जाता है। पंजाब में दलितों की आबादी 32% है। तभी तो पंजाब में दलित वोटरों को साधने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सियासी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। काशी में संत रविदास जी का एक ऐसा मंदिर है जिसे दूसरे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। 1965 में बना रविदास जी का यह मंदिर दशकों से दलित श्रद्धा का केंद्र रहा है। इसके अलावा 2 राज्यों में दलित वोटरों को साधने का भी ये एक बड़ा केंद्र रहा है। इन दिनों जो सियासत है वो उसमें राजनीति और धर्म एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। ऐसे में संत रविदास जी राजनीतिक दलों की इन दोनों जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में चुनावी माहौल है और इस चुनावी मौसम में सभी नेता रविदास मंदिर का रुख कर रहे हैं। रविदास जयंती के मौके पर सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे और उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी उनके साथ थी। तो तमाम नेताओं का वहां पर पहुंचने का सिलसिला सुबह में देखने को मिला। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ और चरणजीत सिंह चन्नी वहां पर पहुंचे। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दलित चिंतक संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी एफएम न्यूज में। सुबह से आप भी ये तस्वीरें देख रहे होंगे और पूरा देश ये तस्वीरें देख रहा है, जब तमाम दिग्गजों का जमावड़ा रविदास जी के मंदिर में देखने को मिला। चाहे वो काशी की बात हम कर लें और चाहे अन्य मंदिरों की बात कर लें, दिग्गज पहुंचते रहे, आशीर्वाद लेते रहे। चुनावी माहौल है। क्या वाकई में ये आस्था है या वोटों के प्रति जो आस्था है उसे साधने के लिए रविदास जी में आस्था दिखाते नजर आ रहे हैं सारे? देखिए, कुछ जो चंद लोग हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए और राजनीति करने के लिए इसमें संत गुरु रविदास महाराज के मंदिर पे माथा टेकने तो जाते हैं, लेकिन जब गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर तोड़ा जाता है कोई सामने निकल कर नहीं आता। यही भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी जी जब छुपे बैठे रहते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते। इस बात पे जब उस वक्त ये राजनीति लोग, ये नेता कहाँ थे, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को और दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहिए था उस वक्त भी, कि जब रविदास मंदिर तोड़ा गया तब उनके अनुयायियों के साथ कौन खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था, इस बात का जवाब भी उन्हें देना चाहिए। लेकिन इस फेरिस्त में बीजेपी और अरविंद केजरीवाल तो हैं ही, कांग्रेस भी तो इसी फेरिस्त में है। कांग्रेस भी इसी फेरिस्त में उस तरीके से आपके कहने से हो सकती है, लेकिन आप मतलब आपके कहने से नहीं है, मेरे कहने से नहीं है। क्योंकि आप देखिए, मुख्य बिंदु पे अगर आप आएंगे घूम फिर के, तो आपको हर तरफ से भाजपा दलित विरोधी मानसिकता से, जो रविदास महाराज को सबसे ज्यादा दलित अनुयायी जो मानने वाले हैं, उनके विरोध में आपको भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी खुद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखने को मिलेंगे। चाहे वो हाथरस का कांड हो, आगरा में अरुण वाल्मीकि का कांड हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी दलितों के मुद्दे पे हमेशा विरोध में नजर आई है, आरोपियों के साथ खड़ी नजर आई है, विरोध में नजर आई। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ राजेश झा जी जुड़ गए हैं बीजेपी से, और कांग्रेस से सरबत जहां फातिमा जी हैं। आप दोनों का स्वागत है एफएम न्यूज में। राजेश झा जी, सुबह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज रविदास जयंती के मौके पर जो तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं वो आस्था के साथ साथ वोटों के प्रति जो आस्था है उसे भी साधने का काम कर रहे हैं। इस बीच दलित चिंतक संदीप जी हमारे साथ जुड़े। जब मैंने उनसे इस पर बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी दलित विरोधी है। देखिए, ऐसा है कि गुरु रविदास जयंती के ऊपर हम लोग शुरू से ही और सभी के लिए सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबको लेके चलने का प्रयास सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास रहा है। आज उत्तर प्रदेश की चुनाव हो, उत्तराखंड की हो, पंजाब की हो, हमने सभी का साथ लेकर सबके साथ सबका विकास करने का, डेवलपमेंट के नारा पे चला है। हमने कभी किसी जाति और समुदाय को ऐसा टारगेट नहीं किया। हाँ, किसी खास जाति के लोग, किसी खास धर्म के लोग इस तरह भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जरूर उतरते हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है।
क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने हमेशा ये प्रयास किया है कि देश को प्रथम माना है और देश की जनता के लिए सभी को बराबर का भागीदारी माना है। इसीलिए नारा भी दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री जी कोई पहली बार आज नहीं गए, गुरु पर्व में भी गए, अम्बेडकर जी के जयंती पर भी गए, और चाहे कोई भी हो, अगर भी हो, पीछे के हो, सभी को एक साथ लेके चलने का प्रयास करती है भारतीय जनता पार्टी। और यही प्रयास है, हमें चुनाव से जोड़कर मैं इन चीजों को नहीं देखता, और न ही पार्टी का कभी ऐसा रहा है। सरबत जहां जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मंदिर में मत्था टेकते नजर आए। सुबह 4 बजे चरणजीत सिंह चन्नी काशी पहुंच गए। सरबत जहां जी, आस्था या वोटों के प्रति आस्था को और मजबूत करने के लिए इस आस्था का दिखावा? देखिए 20 साल 25 साल हो गया लगभग हमको कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जी, और ऐसे भी उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से देखे थे, आइडियोलॉजी से प्रभावित हुए थे, तभी कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे जी। ये परिवार आप जिसका नाम ले रहे हैं गांधी परिवार का, जी, या कांग्रेस पार्टी से जो भी जुड़े हुए लोग होते हैं, या हम समझते हैं कि जो भी हिंदू है, जी, जो भी मुसलमान है, उनकी आस्था हमेशा बनी रहती है अपने अपने धर्म पे, अपने अपने जगहों पे, जी, और वो अपने अपने धर्म का पालन बखूबी निभाते हैं। उसी तरह से प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी भी अपने धर्म का पालन निभाते हैं। फर्क इतना हो जाता है कि इलेक्शन के टाइम में मीडिया साथ में होती है, जैसा कि 2 दिन पहले खुद प्रियंका जी ने भी ये बात कहा है कि आस्था तो हम लोग की रहती ही है, हम पूजा भी करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, बट इलेक्शन के पीरियड में मीडिया साथ होती है, ये ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। अदरवाइज बाकी दिनों में हम नॉर्मली जाते हैं, नॉर्मली आते हैं, कहीं पता चलता। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। रहा सवाल रविदास मंदिर जाने का, तो प्रियंका गांधी जी जब भी यूपी गई है, जब भी बनारस गई है, तो घाट के ऊपर मंदिर है, वहाँ वो जरूर गई है मत्था टेकने के लिए। पीछे जब दिल्ली में भी रविदास मंदिर पे हमला हुआ था, तो वहाँ भी राहुल जी, प्रियंका जी बहुत अग्रणी भूमिका निभाए थे। तो हमें नहीं लगता है कि इसको किसी वोट की राजनीति से जोड़ के देखना चाहिए। अभी बीजेपी के भाई साहब कह रहे थे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो आपने यूपी में देख ही लिया है, और आने वाले 10 मार्च को नतीजा जब आएगा तो ये खुद ही पता चल जाएगा कि किसका साथ, किसका विकास, किसका प्रयास। क्योंकि यूपी की जो हालत थी महिलाओं पे, या लॉ एंड ऑर्डर पे, या दलितों पे, या बाकी और जॉब के मामले में देख लीजिए, लेकिन सरबत जहां जी, नारा आप लोगों ने दिया लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और आपकी ही तीनों पोस्टर गर्ल कांग्रेस छोड़ गई। कहती हैं कि पैसा मांगा जा रहा था टिकट के लिए। 40% वादा किया था प्रियंका गांधी जी ने टिकट देने का, और आप देख लीजिए कि हर लिस्ट में 40% महिलाओं को टिकट मिला है। जिनको नहीं मिला है, क्या उत्तराखंड में मिला है? एक मिनट हमको जवाब कंप्लीट कर दीजिए प्लीज जी। जब 40% का उन्होंने वादा किया था, तो मीडिया ही कहती थी कि इनको 40% महिलाएं मिलेंगी कहाँ से लड़ाने के लिए। लेकिन आज देखिए कि इतनी महिलाएं मिलने लगी कि उनको मतलब जिनको नहीं मिला उनको पार्टी छोड़ने की नौबत आ गई। ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या उत्तराखंड में 40% महिलाओं को टिकट दिया आपकी पार्टी ने? नहीं, उत्तराखंड के लिए वादा नहीं था, इसलिए उत्तराखंड में नहीं दिया गया। तो महिलाएं अलग अलग होती हैं क्या राज्य के हिसाब से? नहीं 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 नहीं, जहां सरकार बनती नजर आए वहां अपने हिसाब से। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट करिए जी। ये कांग्रेस पार्टी का वादा नहीं था। प्रियंका गांधी जी वहाँ की महासचिव है और इंचार्ज है यूपी की, ये उनका वादा था। अगर उत्तराखंड ये अच्छा है सरबत जहां जी, अगर वादा करते तो शायद उसको भी आप दे सकते थे। ये अच्छा है कि यहाँ पे आपने कांग्रेस और प्रियंका गांधी दोनों को अलग अलग कर दिया कि कांग्रेस के वादे में और प्रियंका गांधी के वादे में फर्क है। चलिए ठीक है, राजेश झा नहीं है वहाँ की। ठीक है, राजेश झा। देखिए अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था बहुत गंभीरता से, और इन्होंने अपने ही शब्दों में कांग्रेस पार्टी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को, सबको अलग अलग बात दिया। अरे भाई वो पार्टी ही गांधी की है, पार्टी वो प्रियंका और राहुल की ही पार्टी है, किसी और की नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% आरक्षण दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और उत्तराखंड और पंजाब में नहीं दे रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पार्टी तो एक ही आदमी का है। आप अध्यक्ष बदल सकते हैं क्या? आपने अध्यक्ष बदला है, ये आप तो ये कांग्रेस वालों को इन बातों को छोड़ दीजिए, इन लोगों के बस में नहीं है। हाँ, ये हम तो ये बोल सकते हैं
कि प्रधानमंत्री जी ने सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने सभी को साथ लेने का प्रयास। हाँ, जो गुंडागर्दी करेंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। कानून के बेस पे ही आप चुनाव देख रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अन्य जगहों पर भी विकास से हो रहा है चुनाव। लेकिन हम चुनाव इस बहुत अच्छा विषय पे आपने बुलाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एफएम न्यूज को कि आपने विषय बहुत अच्छा चुना। इसे चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। गुरु रविदास जी के जयंती के ऊपर सभी को इसके ऊपर देशवासी। ठीक है, हमारे साथ राजेश झा जी, हमारे साथ दलित चिंतक संदीप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया था बीजेपी पर। मैं उनसे एक बार फिर प्रतिक्रिया ले रहा हूं। संदीप सिंह, आप कहते हैं कि बीजेपी सरकार में जो दलितों के हित हैं वो पूरे नहीं होते हैं, फिर किस सरकार में पूरे होते हैं? बात यहाँ सरकार की नहीं है। आप जान रहे हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा सरकार है, जो कि शुरू से ही जब से सरकार बनी है सिर्फ जब दलित का मामला होता है तब आरोपियों के साथ खड़ी होती है। आपने हाथरस में देखा, रात में 1 बजे बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, वो भी बिना जो क्रियाक्रम होते हैं उसके बिना। तो किस तरीके की मानसिकता के साथ क्या केंद्र की बीजेपी सरकार से पहले दलितों के हितों का ध्यान रखा जाता था? आप ये कहना चाह रहे हैं उसके बाद नहीं रखा गया? आप ये देखिए, जहां जहां घटना होती है, दलित घटना होती है, वहां पे पहले भी घटनाएं होती थी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती थी, लेकिन कभी भी आपने आरोपियों के पक्ष में किसी पार्टी के व्यक्ति, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेताओं को, जहां तक कि पार्टी के मुख्यमंत्री को खड़ा होते हुए नहीं देखा होगा। जिस तरीके से आपने हाथरस के अंदर देखा, प्रशासन को कभी साथ खड़ा होते हुए नहीं देखा होगा, जिस तरीके से हाथरस के अंदर आरोपियों के साथ। अच्छा, राज्य की अगर बात करें संदीप सिंह, मैं आपसे समझना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं होता। मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा, क्या मायावती के राज में दलितों के हितों का ध्यान रखा जाता था? क्या अखिलेश यादव के राज में दलितों के हितों का ध्यान रखा जाता था? मैं मायावती जी के बारे में आप में से पूछा जाएगा, मैं कहूंगा जब तक मान्यवर काशीराम साहब जिंदा थे, जब तक दलित हितैषी बहुजन समाज पार्टी और बसपा बनी हुई थी। आज मायावती जी मिशन मूवमेंट छोड़ के सिर्फ एक वर्ग विशेष को लुभाने में लगी हुई हैं। कोई मतलब आरक्षण की बात करें, आप अखिलेश यादव की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव परमोसर का आरक्षण का बिल फाड़ा गया। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी है उनके सदन में फाड़ा गया। किस प्रकार से अखिलेश यादव जी कहते हैं अपने आप को दलित हितैषी? ये दलितों के विरोधी हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया सरबत जहां जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश झा साहब आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। धन्यवाद। देश के जाने माने कवि और आम आदमी पार्टी के बागी नेता कुमार विश्वास ने पंजाब में आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पंजाब में सरकार बनाने के लिए अलगाववादियों का सहारा ले रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कोई समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे। तीसरे चरण के चुनाव से एन पहले लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत का मुद्दा गरमाने लगा है। औरैया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने आशीष मिश्रा के बहाने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया। उन पर जीप चढ़ा करके जान ले ली किसानों की। अगर दुनिया में कहीं ऐसा हुआ तो बता दो हमें। हमारे अन्नदाता जो हमें पेट भरते हैं,
कपड़े पहनने को देते हैं। अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी जान ले रही सरकार। इस सरकार ने उन्हें कुचल करके जान ले ली है और अभी सुना है जमानत जल्दी जल्दी करवा ली। उन्हें जमानत मिल गई है। जमानत इसलिए ले ली इन्होंने जल्दी जल्दी क्योंकि सरकार ने ठीक ढंग से पैरवी नहीं की। हम आपको भरोसा दिलाते हैं जमानत मिल गई होगी, लेकिन इस जनता के दरबार में, इस जनता के न्यायालय में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है। यही जनता जब वोट डालेगी तो किसानों की जान लेने वाले भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम ये जनता करेगी। इसीलिए हम अपनी जेब में एक अन्न पोटली। पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होने हैं। पंजाब चुनाव से पहले सीएम चन्नी के बयान से विवाद बढ़ गया है। दरअसल सीएम चन्नी के पंजाब में बिहार और यूपी के लोगों को बाहरी बताया है। चन्नी के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने भी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश ने गांधी नेहरू परिवार को 4-4 पीढ़ियों तक किसी न किसी पद पर, शीर्ष पद तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन मौका देखते ही गांधी परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश को अपमानित करने से पीछे नहीं हटते हैं। वायनाड की बात हो, केरल में जाकर जो राहुल गांधी जी ने उत्तर भारतीय और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में कहा, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। जहां से वो 4-4 बार सांसद चुने गए, उसी उत्तर प्रदेश को अपमानित करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। कल प्रियंका गांधी जी के समय पंजाब के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों का जो अपमानजनक बयान दिया है और इसको लेकर आपत्ति व्यक्त नहीं प्रियंका। विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर करती है। योगी सरकार जात पात के नंगा नाच कर रही है, जात पात के समुद्र में डुबकी लगा रही है। अगर वो योगी की बिरादरी का अपराधी है तो बहुत पाक साफ है। अगर किसी उनकी बिरादरी के अलावा गैर बिरादरी का है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई यादव है या कोई अन्य बैकवर्ड है, कोई दलित है, कोई मुस्लिम है, तो उनका डिस्काउंटर होता है। अगर योगी की बिरादरी का कोई अपराधी है तो पुलिस लाइन के बगल क्रिकेट खेलता है। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।